Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two friends A and B, each weighing 40 kilogram, are sitting on a frictionless platform some distance d apart. A rolls a ball of mass 4 kilogram on the platform towards B, which B catches. Then B rolls the ball towards A and A catches it. The ball keeps on moving back and forth between A and B. The ball has a fixed speed of 5 meter per second on the platform. ये line important है. Find the speed of A after he rolls the ball for the first time. Okay. सो एक एक ऑप्शन की हम बात करते हैं. इस तरह से हमारे पास दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी. मास ऑफ बोथ द पर्सन इज गिवन 40 किलोग्राम ईच एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म. मीन्स देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द फ्लोर. नाउ पर्सन ए के पास एक बॉल है जिसका मास आपको 4 किलोग्राम दे रखा है और इस बॉल को पर्सन ए पर्सन बी की तरफ फेंकता है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. सो हमें बताना है कि इस बॉल को फेंकने के बाद जो पर्सन ए है उसका स्पीड कितना होगा. सो पर्सन ए पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा विद सम स्पीड लेट्स से वी ए. अब ये जो पर्सन ए है वो पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपना सिस्टम. हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ पर्सन ए प्लस बॉल, ये हमारा सिस्टम है. अब इस सिस्टम पे हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं. सो कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट ऑफ द सिस्टम, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ऑफ कोर्स है. क्यों, क्योंकि वेट किसने लगाया, या फिर जो वेट जो फोर्स है वो किसके कारण लग रहा है, अर्थ के कारण या फिर ग्रेविटी के कारण. क्या अर्थ हमारे सिस्टम का पार्ट है, नहीं. इफ अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम देन अर्थ क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है. और एक्सटर्नल एजेंट अगर सिस्टम पे कोई फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा. अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की. तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज इट इज अप्लाइड बाय द फ्लोर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. क्या ये जो फ्लोर है ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, नहीं. सो फ्लोर जो भी फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, है ना. फ्लोर क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है और नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स है. फ्लोर फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, फ्रिक्शन लेस है ये, राइट. सो देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन होता ना तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स होता. फाइन. सो देखो दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम की बात करूं तो वो कितना होगा, जीरो. एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट, उनका नेट निकाल लो. सो वेट और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट आना है जीरो. क्यों, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द वेट ऑफ द सिस्टम. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. इसका मतलब जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व होगा. मीन्स इनिशियल मोमेंटम जो था वही रहेगा. इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, बिकॉज बॉल इनिशियली रेस्ट में थी और पर्सन भी रेस्ट में था. जो पर्सन ए था वो बॉल को होल्ड करके खड़ा हुआ था. सो इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो हो गया. इट मीन्स फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, राइट. तो फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो देखो जो बॉल है उसकी आगे की तरफ स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड. सो आप इस तरह से कह लो कि जो बॉल है उसका आगे की तरफ मोमेंटम आ गया कितना, मास इनटू स्पीड, कितना हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कह सकते हो. सो बॉल का जितना पॉजिटिव मोमेंटम है, लेट्स डिफाइन पॉजिटिव एक्सेस मीन्स आगे की तरफ पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पीछे की तरफ नेगेटिव. फाइनल मोमेंटम जीरो रहना है. सो जितना पॉजिटिव मोमेंटम बॉल का है उतना ही नेगेटिव मोमेंटम होना चाहिए इस पर्सन का. सो पर्सन पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है विद वी ए. सो इसका नेगेटिव मोमेंटम कितना होगा, वी ए स्पीड हो गया और इसका मास कितना हो गया 40. सो इसे आप इक्वेट कर दो 20 से, है ना. ये 20, इसका मैग्नीट्यूड 20 होना चाहिए ना. सो वी ए कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड. सो जो पर्सन ए है वो पीछे की तरफ मूव करेगा विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड. एक्सटर्नल फोर्सेस की तो हमने बात कर ली. अब हम इंटरनल फोर्सेस की भी बात कर लेते हैं. क्या इस सिस्टम में कोई इंटरनल फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है. आप देखो जब पर्सन ए इस बॉल को आगे की तरफ फेंकेगा so there will be a force exerted by person A on the ball in the forward direction, let's say capital FA. Equal and opposite force will be applied by the ball on the person A in the backward direction. Newton's third law, equal and opposite forces, right. so ये जो FA लग रहा है ये इंटरनल फोर्स है, ऑफ कोर्स है. क्यों, जैसे बॉल पे जो FA लग रहा है वो इंटरनल फोर्स क्यों है, क्योंकि ये जो FA लग रहा है बॉल पे ये किसने लगाया, पर्सन ए ने लगाया. पर्सन ए हमारे सिस्टम का पार्ट है, ऑफ कोर्स है. सिमिलरली जो पर्सन ए पे FA लग रहा है वो किसने लगाया, बॉल ने लगाया. बॉल आपके सिस्टम का पार्ट है, ऑफ कोर्स है. So one part of the system is applying force on the other part of the system, that is an example of internal force. और आप देखो इंटरनल फोर्स सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते बट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मोमेंटम का मोमेंटम चेंज हो सकता है. जैसे FA लग रहा है इंटरनल फोर्स है बॉल पे बट इनिशियली बॉल का मोमेंटम जीरो था और फाइनली बॉल का मोमेंटम कितना हो गया +20. सो जो इंटरनल फोर्स है ना वो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते बट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो सकता है,
राइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप देखो। और ये जो सिस्टम मैंने डिफाइन किया ना, इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितने ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो सिस्टम है, क्या इस पर कभी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा? ऑफकोर्स आएगा। आप देखो, पर्सन ए ने बॉल को पर्सन बी की तरफ फेंक दिया, नाउ पर्सन बी इसे कैच करेगा और फिर पर्सन बी इस बॉल को फेंकेगा पर्सन ए की तरफ। सो देयर विल बी अ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन बी, लेट्स से एफ बी। एफ बी इज द फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन बी ऑन द बॉल, है ना। तो क्या ये एफ बी इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कैसे चेक करोगे? ये फोर्स किसने लगाया? पर्सन बी ने लगाया। क्या पर्सन बी हमारे सिस्टम का पार्ट है? नहीं। सो पर्सन बी क्या हो गया? एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अब एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। सो एफ बी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। फाइन। सो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सो इसका मतलब कि अब जो है इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली जब पर्सन ए और पर्सन ए प्लस बॉल जो थे, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? पी नॉट कह लेते हैं उसको, 0 था। नाउ जब बॉल पर्सन बी के पास गई, सो पर्सन बी ने एफ बी लगाया, है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। सो उसके कारण मोमेंटम चेंज हो गया। अब मैं कहूँ कि फाइनल मोमेंटम कितना है? क्या फाइनल मोमेंटम, लेट्स से इनिशियल, है ना, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं। तो क्या आप फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। फाइनली क्या होगा, देखो, जब इनिशियली हम बात करें तो जो पर्सन था वो पीछे की तरफ, उसका मोमेंटम 20 था और बॉल का आगे की तरफ 20 था। बट यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पर्सन पे तो कोई चेंज नहीं हुआ। पर्सन अभी भी उसका मोमेंटम पीछे की तरफ 20 होगा ना। पर्सन पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, पर्सन ए पे। बट बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, जिसके कारण बॉल इनिशियली उसका मोमेंटम +20 था, बट फाइनली -20 हो गया। मीन्स बॉल का अगेन पीछे की तरफ मोमेंटम 20 हो गया। अब मैंने ये कैसे लिखा, आप देखो क्या दे रखा है, जो बॉल है उसका स्पीड कांस्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आप ये लाइन पढ़ो, द बॉल हैज़ अ फिक्स्ड स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर मैं कहता हूँ कि बॉल का स्पीड फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड और बॉल का मास जो है वो तो कांस्टेंट है ना, कितना? 4 किलोग्राम, राइट। सो बॉल का जो मोमेंटम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो गया, राइट। बॉल का जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? 4 इंटू स्पीड 20। अब इसका जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो सकता है। अगर बॉल पर्सन ए से पर्सन बी की तरफ जाएगी, सो आगे की तरफ, या फिर +20 हो जाएगा। और बॉल अगर पर्सन बी से पर्सन ए की तरफ जाएगी या फिर पीछे की तरफ जाएगी, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? -20, या फिर पीछे की तरफ 20, बैकवर्ड 20 कह लो। सो बॉल जब भी मूव करेगी तो उसके जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। अगर आगे मूव कर रही है तो आगे 20, पीछे मूव कर रही है तो पीछे 20। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आप देखो कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा एफ बी, तो उसके कारण क्या हुआ कि इनिशियल जो बॉल था उसका मोमेंटम +20 था, बट फाइनली कितना हो गया? -20। अब देखो, अब ये जो मोमेंटम फाइनल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? -40 कह लो, या फिर 40 पीछे की तरफ कह लो। तो ये जो -40 आ रहा है ना, अब ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पर्सन ए इस बॉल को कैच करेगा, सो जो फोर्स लगेगा वो एफ ए लगेगा। एफ ए क्या है? इंटरनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड एफ बी एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों? क्योंकि पर्सन बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो जब पर्सन ए इस बॉल को कैच करेगा ना, सो पर्सन ए और बॉल दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे और इस सिस्टम का जो मोमेंटम है पीछे की तरफ 40 होगा। अब अगेन क्या होगा? पर्सन ए जो है इस बॉल को फेंकेगा आगे की तरफ। सो जो बॉल है उसका आगे की तरफ मोमेंटम फिर से 20 हो जाएगा और जो पर्सन है उसका पीछे की तरफ मोमेंटम हो जाएगा कितना? 80 होगा? नहीं 60 होगा ना, क्योंकि अभी जो फोर्स लगेगा जब पर्सन ए इस बॉल को फेंकेगा तो वो एफ ए लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा। सो मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? पीछे की तरफ 40। सो अभी भी देखो पीछे की तरफ 40 है, मीन्स पर्सन का पीछे 60 और बॉल का आगे 20। सो नेट कितना हो गया? पीछे की तरफ 40, राइट। अब फिर से इस पे एफ बी लगेगा क्योंकि बॉल अब पर्सन बी की तरफ पास जा रही है। फिर से इसका मोमेंटम चेंज होगा और फिर से फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो पर्सन का तो कोई चेंज नहीं हुआ, पीछे की तरफ 60 से मूव कर रहा है, बट बॉल फाइनली पीछे की तरफ उसका मोमेंटम हो जाएगा 20, क्योंकि जब इस पर फोर्स लगेगा और फिर पर्सन बी बॉल को फेंकेगा तो पर्सन बी जब बॉल फेंका सो वो आगे की तरफ मूव करने लगी ना। पर्सन बी ने जो भी कैच किया और फेंका ना, वो मैंने एफ बी ले लिया, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स ले लिया, है ना। फाइनल कंडीशन में जब फाइनल कंडीशन क्या है? जब पर्सन बी ने बॉल पकड़ के फेंक दिया पर्सन ए की तरफ। सो अब देखो अगेन मोमेंटम कितना हो गया? 60 प्लस 20 80 हो गया। इनिशियली 0 था, फिर 40 हुआ, फिर 80 हो गया। अब देखो एक पैटर्न मिलेगा आपको। अगेन
पर्सन ए इस बॉल को आगे की तरफ 20 से फेंकेगा, सो पर्सन जो ए है वो खुद पीछे की तरफ रिकॉइल करने लगेगा विथ कितना कितना होना चाहिए ये 100, है ना, क्योंकि अब मोमेंटम चेंज नहीं होगा ना, 80 जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एफ ए लग रहा है, एफ ए इंटरनल फोर्स है, तो बॉल पे आगे की तरफ जो बॉल का आगे की तरफ 20 है तो इस पर्सन का पीछे की तरफ 100 होगा, क्योंकि ये जो 80 है मोमेंटम ये चेंज नहीं होगा। अगेन पर्सन बी के पास बॉल गई, मोमेंटम चेंज होगा, अगेन पर्सन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्योंकि पर्सन ए पे कोई फोर्स नहीं लगा, बट बॉल पे पीछे की तरफ बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, बॉल का मोमेंटम पीछे की तरफ 20 हो गया, अब देखो 120 हो गया। सो इस तरह से होता रहेगा। मीन्स अगर मैं राउंड ट्रिप्स के टर्म में बात करूं, राउंड ट्रिप क्या होता है, राउंड ट्रिप हम डिफाइन करते हैं जब बॉल अगेन घूम फिर के पर्सन ए के पास वापस आ गई, पर्सन ए ने बॉल पर्सन बी को दी, फिर बी ने अगेन पर्सन ए को दे दी, सो इसे हम एक राउंड ट्रिप कहते हैं। सो एक राउंड ट्रिप में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है सिस्टम का 40, आप देखो 0 से 40 हो गया, फिर 40 से 80 हो गया, फिर 80 से 120 हो गया, तो एक राउंड ट्रिप में सिस्टम का मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है 40, और किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में। सो एन राउंड ट्रिप की अगर मैं बात करूं, सो एन राउंड ट्रिप के बाद जो आपका सिस्टम है उसका मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी पीछे की तरफ 40n 5। सो ये सिस्टम तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट पर्सन बी, क्या आप पर्सन बी का भी मोमेंटम निकाल सकते हो? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। अब हम एक नया सिस्टम डिफाइन करते हैं, नया सिस्टम में हम ले लेते हैं पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस बॉल। सो यहाँ पे जो एफ ए लग रहा है और एफ बी लग रहा है दोनों ही इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एफ ए किसके कारण लग रहा है, पर्सन ए के कारण, पर्सन ए भी हमारे सिस्टम का पार्ट है, नाउ पर्सन बी को भी हमने अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया, सो एफ बी भी इंटरनल फोर्स हो गया, सो एफ ए एफ बी दोनों इंटरनल फोर्स है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है ना, पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस बॉल, पर ये जो सिस्टम है इसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, बिकॉज इनिशियली पर्सन ए और बॉल रेस्ट में थी, पर्सन बी भी रेस्ट में था उस टाइम पे, सो इनिशियल मोमेंटम 0 मीन्स इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा। नाउ आपका जो पर्सन ए प्लस बॉल है उसका अगर एन राउंड के बाद पीछे की तरफ मोमेंटम 40n है, सो जो पर्सन बी है उसका आगे की तरफ होना चाहिए 40n, क्योंकि इस सिस्टम का किसी भी इंस्टेंट पे मोमेंटम 0 रखना है हमें। नाउ एन राउंड ट्रिप्स के बाद हमारे पास दोनों ही सिस्टम का मोमेंटम आ गया, मीन्स पर्सन बी का भी आ गया और पर्सन ए प्लस बॉल का भी आ गया, फाइन। सो एन राउंड ट्रिप्स के बाद अगर मैं बात करूं, सो क्या आप इन दोनों का स्पीड निकाल सकते हो? एन राउंड ट्रिप के बाद वी ए कितना होगा, जो पर्सन ए है और बॉल है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेंगे विथ 40n अपॉन इसका जो मास है 44। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड। सो अगर आपको स्पीड निकालना है तो मोमेंटम को डिवाइड कर दो मास से, सो मैंने वही किया है। सो एन राउंड ट्रिप के बाद जब पर्सन ए के हाथ में बॉल होगी तो पर्सन ए और जो बॉल है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे होंगे विथ 40n/44। सिमिलरली एन राउंड के बाद जो पर्सन बी है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा विथ अ स्पीड 40n/40। मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ पर्सन बी कितना आ रहा है, n। सो n स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, फाइन। अब आप देखो सारे ऑप्शन आई थिंक सॉल्व हो गए। ऑप्शन बी की बात करते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेस द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। एन का वैल्यू 1 पुट कर देना, एक राउंड ट्रिप हो जाएगा, एन का वैल्यू 1 पुट करोगे आ जाएगा। फाइंड द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज़ मेड 5 राउंड ट्रिप्स एंड इज हेल्ड बाय पर्सन ए, फाइन। सो देखो काफ़ी सिंपल है, बी और सी हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। बी में कह रहा है कि आप पर्सन ए का स्पीड निकालो जब पहला राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ। सो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 40/44 कितना आ रहा है, ये 10/11 आ रहा है, राइट। सो ऑप्शन बी का आंसर हो गया। ऑप्शन सी का पूछ रहा है कि वी ए भी निकालो, मीन्स पर्सन ए का भी स्पीड निकालो और पर्सन बी का भी निकालो आफ्टर 5 राउंड ट्रिप्स, मीन्स n इज इक्वल टू 5 पे आप पर्सन ए का जो स्पीड होगा दैट विल बी 40/44, ये 10/11 आ रहा है, इनटू n की वैल्यू 5 पुट कर दो, सो 50/11 पीछे की तरफ, और जो पर्सन बी है उसका आगे की तरफ n ही होगा, राइट, n मीटर पर सेकेंड, सो मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। हाँ, बी और सी काफ़ी सिंपल है। और हम बात करते हैं डी की, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि जो पर्सन ए है ना वो बॉल को कितने टाइम्स फेंक सकता है, ये कब पॉसिबल है। देखो जब तक ये जो सिस्टम है ना, इनकी जो स्पीड है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर हम कहते हैं कि जो पर्सन बी है अगर उसकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और बॉल की तो हमेशा कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो अगर
किसी इंस्टेंट पे पर्सन बी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो गई, लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड, तो पर्सन बी के पास कभी बॉल आएगी ही नहीं। सो वो क्रिटिकल केस हमें निकालना है जहाँ पर किसी एक की स्पीड, या तो पर्सन ए की या फिर पर्सन बी की जो स्पीड है वो ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। सो देखो जैसे हमने एन के टर्म्स में स्पीड निकाली थी, इसका आया था 10/11 n और इसका आया था n मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। सो क्रिटिकल केस कहाँ पे आएगा, n इज इक्वल टू 5 पे। n इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे स्पीड देखो कितनी हो गई, 50/11, अभी भी लेस देन 5 है, और इसकी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। और अभी बॉल किसके पास है, बॉल है ए के पास, है ना। सो यहाँ तक ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बट अब जब पर्सन ए एक बार और बॉल को फेंकेगा ना, सो अब बॉल कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से, और जो पर्सन बी है उसकी खुद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, मीन्स बॉल कभी पर्सन बी के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। सो 5 राउंड ये हो गए और एक राउंड ये हो गया जब पर्सन ए ने बॉल को फेंका। सो n+1 मीन्स 6 हो गया, है ना। 5 राउंड जब कंप्लीट हुआ ना तो पर्सन ए के हाथ में ही बॉल थी। सो पर्सन ए एक बार और फेंक सकता है, बट अब जो बॉल उसने फेंका है वो पर्सन बी तक पहुंचेगी नहीं। अब पर्सन बी तक नहीं पहुंचेगी, सो अगेन पर्सन ए के पास वापस आएगी नहीं। अगर पर्सन ए के पास वापस आएगी नहीं तो वो फेंकेगा क्या। सो इस तरह से n इज इक्वल टू 6 इज द आंसर फॉर ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन डी हो गया, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम a + b + बॉल एट द एंड ऑफ nth ट्रिप। ये तो आप खुद से करो, देखो a + b + बॉल, इस सिस्टम में हमने अभी डिस्कस किया था कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सो इसका जो सेंटर ऑफ मास है अगर इनिशियली रेस्ट में था ना तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। जैसे हमने डिफाइन किया था ना कि मोमेंटम भी इस सिस्टम का कभी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट में था और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कौन कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इनिशियली कितनी थी, 0, सो वो कांस्टेंट है, मतलब 0 ही है, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव ही नहीं किया। सो अब आप इनिशियल केस में निकाल लो, nth राउंड के बाद भी सेम ही होगा, मूव ही नहीं किया सेंटर ऑफ मास। सो इनिशियल केस में आप देखो जो बॉल थी वो पर्सन ए के हाथ में थी और इनके बीच का डिस्टेंस d दे रखा है, और इस तरह से आप ये 44 हो गया, मीन्स मास दे रखा है ना, इसका 40 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका 40 हो गया। सो पोजीशन निकाल लेना, इनिशियल पोजीशन सेम होगी जो एन राउंड के बाद होगी। सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।